अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं रुखसार मीर। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम इस्तीफा आ गया है। इस्तीफे के बाद इस्तीफा क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई बहरान जन्म ले रहा है और ये इस्तीफा जस्टिस एजाजुल एहसन का है, जो चंद महीने बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। अक्टूबर के महीने में बतौर चीफ जस्टिस उनकी तैनाती होना थी, लेकिन अचानक ये इस्तीफा दिया गया। ना उनके खिलाफ कोई रेफरेंस था और ना ही किसी किस्म के दबाव का उन्होंने इजहार किया, ना उनके इस्तीफे का जो मतन है किसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी की जानिब सवालिया निशान उठाता है। अलबत्ता नून लीग के कुछ रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा कि जितने साजिशी चेहरे थे वो खुद ब खुद बेनकाब हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मजीद साजिशी चेहरों से पर्दा उठेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो इस्तीफा जस्टिस एजाजुल एहसन ने सदर मुमलिकत को भिजवाया है, जो कि अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले थे, ये इस्तीफा किस बुनियाद पर दिया गया? और सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम सबसे ऊपर था, सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम वाज़ेह था और तीसरे नंबर पर वो सीनियर तरीन जज थे। अब क्या मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे अगर जस्टिस एजाजुल एहसन नहीं होते? तो आज उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की, बहुत से इस हवाले से सवालिया निशाना उठे और जस्टिस एजाजुल एहसन का ये जो इस्तीफा है ये सदर मुमलिकत मंजूर कर चुके हैं। अब क्या ये नून लीग की तरफ से आने वाले दिनों में क्या कुछ तरह की चार्जशीट थी या उनके पास कुछ ऐसा एविडेंस था जिसकी वजह से जस्टिस एजाजुल एहसन अनकंफर्टेबल हुए या उनको ऐसा लगा कि हालात जो हैं आगे उनके लिए फेस करने के काबिल नहीं होंगे? बहुत से सवाल सोशल मीडिया पर तो उतरे हैं और इस हवाले से हम बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून जहांगीर जदून साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। सलमान आबिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो आज इस्तीफा आया है किस जानिब इशारा कर रहा है? चीफ जस्टिस बनने वाले थे जस्टिस एजाजुल एहसन, क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से की गई माजी में या जो आज की गई हैं वो दुरुस्त हैं और ऐसा ही मामला बनने वाला था? देखिए, ये तो अब कोई हतमी बात नहीं की जाती, लेकिन एक चीज तो बड़ी वाज़ेह थी। हमारे यहाँ कई अरसे से जुडिशरी के अंदर एक तकसीम पैदा हो गई थी और अपनी अपनी मर्जी के लॉबिंग ग्रुप बन चुके थे। कोई किस जज के साथ था, कोई किस जज के साथ था, कोई किस चीफ जस्टिस के साथ था, कोई किसके साथ था। तो यहाँ तक कि हमने जजों के बारे में ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये फलां पार्टी का जज है, ये फलां पार्टी का जज है। तो वो जो तकसीम थी उसी की वजह से जुडिशरी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट तो हमें नजर आ रहा था। वो इफ्तिखार चौधरी से शुरू हो जाएं और जस्टिस बंदयाल तक आ जाएं, अब जस्टिस बंदयाल से चलें तो फाइज ईसा तक आ जाएं, तो ये तकसीम तो नजर आ रही थी और इसी तकसीम की बुनियाद पे बेंच भी बन रहे थे और उनके फैसलों को चैलेंज भी किया जाता था और उनको मुतनाज़ा भी बनाया जाता था और उस पर सियासी जमातें जो है अपनी अपनी हमायत में सियासत भी करती थी। अब ये जो कुछ भी हुआ है, कल मुजाहिर अली नकवी साहब का मामला या एजाजुल एहसन साहब का मामला, तो बहुत से लोग तो इसको अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि शायद वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना था, इसलिए वह वहां से उन्होंने अपने आप को बचने के लिए इस्तीफा दे दिया है। आज भी मैं देख रहा था एजाजुल एहसन के बारे में भी यही कुछ कहा जा रहा है। मुमकिन हो ये बातें दुरुस्त हो, मैं तो उसके बारे में कोई हतमी राय नहीं रखता, लेकिन मेरे नजदीक जो सबसे बड़ी बात है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की रियासत का एक बड़ा इदारा जो है वो इस वक्त जजेस के अंदर एक तकसीम का शिकार है और ये तकसीम का शिकार जो है इससे हमारी जुडिशरी की कोई कदर कीमत नहीं बढ़ेगी, ना इससे कोई हमारे हालात बेहतर होंगे, बल्कि और ज्यादा बिगाड़ की तरफ जाएंगे। इससे और ज्यादा टकराव भी पैदा होगा और अगर मजीद एक आध जज ने इस्तीफा दे दिया तो हालात और खराबी की तरफ जाएंगे। तो मैं तो इसके अगर मजीद जजेस का इस्तीफा आता है तो इसका मतलब है कि हम एक जुडिशरी के अंदर एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। सलमान आबिद साहब, एक गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने लंदन में की थी, फिर उनके रहनुमाओं की जानिब से भी इस तरह की गुफ्तगू मुतअद्दिद बार की गई कि हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद है, हम वक्त आने पर सामने रखेंगे, हमारे खिलाफ जो साजिश हुई, कॉन्स्पिरेसी हुई। आज भी जो मरियम औरंगजेब साहबा की गुफ्तगू है, आपको लगता है कि नून लीग कुछ लेकर आना चाह रही थी मंजर आम पर या उनके पास कोई ऐसा एविडेंस था जिसकी वजह से? बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की जब भी हुकूमतें खत्म हुई हैं और जिन जिन लोगों ने उनकी हुकूमतें खत्म की हैं उन्हीं के साथ तो मिलकर वो इक़्तिदार का दोबारा हिस्सा बने। अब ये जनरल बाजवा साहब जो हैं जिन्होंने इनकी हुकूमत खत्म की थी, उन्हीं के साथ मिलकर तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए हैं, वो जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी और रिजीम चेंज जिसके साथ हुआ था। और अब ये जो कुछ हो रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ आजकल, कभी वो IPP से सीट एडजस्टमेंट हो रही है, कभी मुस्लिम लीग काफ के साथ एडजस्टमेंट हो रही है, ये किसके कहने पर वो कर रहे हैं? तो वो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक डील कर चुके हैं भाई, सबको पता है। जिस तरह से उनको सहूलतकारी दी गई है, जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया गया है, जिस तरह से उनके मुकदमे खत्म हुए हैं, जिस तरह से इलेक्शन लड़ने के लिए घोड़ा मैदान में अकेला छोड़ा जा रहा है,
उसके बावजूद भी किसी को कोई शक है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर खड़े हैं। वो तो आए एस्टैब्लिशमेंट की मदद के साथ ही हैं, उन्हीं लोगों की मदद के साथ आए हैं जिनके बारे में वो कल कुछ और कहा करते थे कि जी इन्होंने हमें इक़्तिदार से निकाला है। बाकी जजेस के बारे में उनके इख्तलाफात पहले भी रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, लेकिन इसी जुडिशरी को खराब करने में भी उनका बड़ा रोल है। आपको याद होगा ना, मरहूम जस्टिस अब्दुल कयूम जो कयूम साहब थे, जस्टिस अब्दुल, वो उनके साथ उनके बारे में क्या कहते थे कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं पाजी 10 साल सजा सुना दें बेनजीर भुट्टो को। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू तो मौजूद है रिकॉर्ड का। और इसी तरीके से जुडिशरी के अंदर जो अपॉइंटमेंट होती थी जजेस की, उसमें वो पॉलिटिक्स नहीं करते थे नवाज शरीफ साहब। उन्होंने भी क्या सीखा है माजी से नवाज शरीफ साहब ने? अभी देखिए ना, वोट को इज्जत दो का बयानिया कहीं आपको अब नजर आता है? अब कहाँ गया वो वोट को इज्जत दो का बयानिया? अब तो वो उन्हीं के साथ मिलकर हुकूमत करने जा रहे हैं। ठीक है, जुडिशरी के किरदार पर जिस तरह से आपने बात की, अभी भी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केसेस चल रहे हैं और उस जमात के जो वर्कर हैं, या बहुत से मीडिया में भी आवाजें उठ रही है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, या जिन केसेस। जुडिशरी तो हमारे यहाँ देखिए ना, जुडिशरी तो हमारे यहाँ हर वक्त हर दौर में इस्तेमाल हुई है, कभी किसी की हिमायत में, कभी किसी की मुखालफत में। अब आप मुझे बताइए, यही नवाज शरीफ साहब थे ना जी, इनके बारे में जुडिशरी के क्या फैसले आए थे, नैब के क्या फैसले थे, अदालतों के क्या फैसले थे, जजेस के क्या फैसले थे? अब यही नवाज शरीफ साहब है ना, यही अदालतें हैं, यही नैब है, यही इदारे हैं, यही FIA है, सब भी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं जी नवाज शरीफ साहब तो बड़े इनोसेंट है। तो कल वो जालिम कैसे हो गए थे, कल वो कैसे करप्ट हो गए थे? तो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह जुडिशरी की जो नज़ीर है उसके अंदर इस तरह की कंप्रोमाइजेज हैं, और यही वजह है कि हमारा जुडिशरी का जो नंबर है दुनिया के अंदर, जो रैंकिंग है, उसमें कहाँ खड़ा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ तमाम निगाहें हैं, 2 इस्तीफे तो आ चुके हैं, लेकिन एक बड़ी सियासी जमात का मुतालबा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, लेवल प्लेइंग फील्ड का, लगता है आपको कुछ इकदाम आएंगे इस हवाले से? देखिए, कल ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से फरीक बन चुका है बल्ले के निशान पे, मेरा तो बुनियादी तौर पे अपना इतराज ये है कि इलेक्शन कमीशन को फरीक ही नहीं बनना चाहिए था। ये मसला था जस्टिस अकबर एस बाबर का, वो मुतासरा फरीक थे ना, उनको जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में। ये इलेक्शन कमीशन खुद क्यों बड़ा जज्बाती हुआ है कि इमरान खान साहब को हर सूरत में उनकी पार्टी को बेदखल करना है, उनको बल्ले का निशान नहीं देना? आप कौन होते हैं? ये फैसला जो है वो उनके मुतासरा फरीक जाए ना। अब इलेक्शन कमीशन खुद फरीक बन चुका है, मसला खुद पार्टी बन चुका है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। कल सुबह 9:30 बजे उसकी प्रोसीडिंग है, तो अब गेम तो सुप्रीम कोर्ट में है। अगर कल उनको बल्ले का निशान नहीं मिलता तो इसका मतलब है सारा इंतखाब जो है मुतनाज़ा हो जाएगा। अब एक बड़ी पार्टी को इंतखाबी अमल से बाहर निकाल रहे हैं, उनको उनके निशान से महरूम कर रहे हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट का किरदार भी नजर आ जाएगा, लेकिन मुझे जाती मेरा अपना एनालिसिस है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके बल्ले का निशान बहाल रखेगी। ठीक है, अच्छा सलमान अबी साहब, एक जो तासुर दिया जा रहा है नून लीग की तरफ से बिलखुसूस सोशल मीडिया पर कि हमारी सियासी जमात की ये जीत है, ये इस्तीफे, और आने वाले दिनों में मजीद इस्तीफे आएंगे या चेहरे बेनकाब, इन चीजों को रिलेट किया जा सकता है? आप एज एन एनालिस्ट क्या देखते हैं? इससे वोटर का पेट नहीं भरेगा। उनके पास बयानिया कोई नहीं है चूरन बेचने के लिए। जब नवाज शरीफ साहब 16-17 को बाहर निकलेंगे या उनकी बेटी या उनके भाई निकलेंगे, तो वो क्या बयानिया बनाएंगे अपनी इंतखाबी मुहिम का, सवाए कि मोटरवे मैंने बड़ी तरक्की की थी, 90 में बड़ी तरक्की हुई थी और फिर मुझे बाहर निकाल दिया गया, मुझे इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया गया, जो हमने जजेस को कुछ कर लिया, हमने फला कुछ कर लिया। भाई आपने तो जनरल बाजवा के बारे में भी बहुत कुछ कहा था ना पब्लिकली, फिर आपने देखा कि उनके साथ क्या उनके मामला दोबारा ठीक हुए थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये वक्ती तौर पे तो हो सकता है कि वो कहेंगे देखिए जी हमने जस्टिस एजाजुल हसन को भी मजबूर कर दिया, मज़ाहिर नकवी को भी मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफा देके चले गए, तो ठीक है, लेकिन इससे आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ इसका। बहुत शुक्रिया सलमान अबी साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, दूसरी जानिब साइफर केस के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला आया है। 14 दिसंबर के बाद जो इन कैमरा कार्रवाई हुई कलअदम करार दे दी गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसको फतह करार दिया जा रहा है। जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो रेजिग्नेशन है आज जस्टिस एजाजुल हसन का, इसको नून लीग अपनी फतह करार दे रही है। इन तमाम तर केसेस पर हम बात करेंगे जहांगीर जदून साहब से, माहिर कानून है, साबिक अटॉर्नी जनरल, और साइफर केस भी हम जरा डिस्कस करेंगे कि जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है कि 14 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने इस्तिगासा की दरख्वास्त पर ट्रायल इन कैमरा करार दिया था। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम कर लिया कि ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का हुक्मनामा कानून से मुतसादिम था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के हुक्मनामे को कलअदम करार देने पर कोई एतराज नहीं। साइफर केस में ट्रायल कोर्ट का जो 14 दिसंबर का हुक्मनामा कलअदम करार दिया गया है, जो बानी PTI पर केसेस हैं या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल है और कानूनी महाज पर बानी PTI को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, और क्या अगर साइफर केस में उनको रिलीफ मिलता है तो पीछे जो केसेस बचते हैं जिसमें
190 बिलियन पाउंड केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, तोशा खाना से तहफ़ वाला मुकदमा है। क्या इस महीने में इलेक्शन से पहले कोई और उनको इस हवाले से इन केसेस में रिलीफ मिल सकता है? इस पर हम बात करेंगे। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। दो अहम इश्यूज़ पर हम आज प्रोग्राम में तफसीलन बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन का अचानक इस्तीफ़ा क्या पैगाम देता है? सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? क्या मुल्क में कोई आईनी बहरान पैदा हो सकता है? और नून लीग इस इस्तीफ़े को लेकर जिस अपनी फतह की तरफ इशारा कर रही है, या जिन एविडेंसेस का और रेफरेंस का वो जिक्र करते आ रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में कुछ रेफरेंस दायर करेंगे उन लोगों पर जिन्होंने हमारे खिलाफ मुतासिबाना कार्रवाई की, क्या ये इस्तीफ़ा उन तमाम तार इल्ज़ामात की एक कड़ी है? हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद है माहिर कानून आरिफ चौई साहब, सलमान आबिद साहब और जहांगीर जदून साहब हमें ज्वाइन करें। आरिफ चौई साहब, आज ये जो सर इस्तीफ़ा आया है और सुप्रीम कोर्ट में ये दूसरा इस्तीफ़ा है, हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? नून लीग के रहनुमाओं की जो गुफ्तगू है, क्या उसमें वजन है? देखिए, बात यह है कि ये जो इस्तीफा है, ये जब से काजी कोर्ट कायम हुई है, ये उसके बाद लंदन प्लान जो है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। जिस तरह कहा गया था, ऐलान किया गया था, एग्जैक्टली वही सूरत हाल नजर आ रही है। यानी वो ये जज जो किसी तौर पर भी कोई रिलीफ पीटीआई को दे सकते हैं या किसी कोई इंडिपेंडेंट माइंडेड है इन हालात में कोई थोड़ा जस्टिस किसी को डिलीवर कर सकते हैं, उनके लिए अरसा हयात तंग कर दिया गया है और मुश्किल इस तरह की मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं कि जिसमें सिवाय इस्तीफा देने के उनके पास चारा नहीं है। और उसके बाद मुस्लिम लीग को बजा तौर पर इस पे खुश होना चाहिए। उसकी वजह यह कि जो काम वो चाहते थे उन्होंने वो कर लिया है कि वो अदालतों को फतह करना चाहते थे, उन्होंने अदालतों को फतह कर लिया। अदालतों के ऊपर उन्होंने बाकायदा जो कुछ करना था, तजलील तौहीन जितनी चाहते थे उन्होंने की, और उसके बाद वही अदालतें जो थी वो इंटीमिडेट भी हुई और उनका कुछ कर भी नहीं सकी। और उसके बाद अल्टीमेटली अब वही कुछ हो रहा है जिसकी तरफ मरियम नवाज साहबा ने तकरीर में कहा था और उन्होंने बताया था सब लोगों ने कि जनाब हम ये करना चाहते हैं। तो अब मामला ये है कि वो और अवाम दो अलग अलग चीजें हैं। जहां तक काजी साहब का ताल्लुक है या उनके साथ बाकी लोग जो इस मामले में शामिल है, वो तो बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह कभी हुआ नहीं था कि आप काजी साहब किसी को गुफ्तगू भी नहीं करने देते। और इत्तेफाक से टेलीविजन पे चूंकि सारी चीजें आ रही है, इसलिए कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हर शख्स इससे वाकिफ है कि कभी आज तक हुआ नहीं था कि आप इस कदर तजलील करें वकला की कि उनके पांव के नीचे से जमीन निकाल दे। और कोई एक गुफ्तगू, आज मैं फिर ये कहूंगा कि अगर आप पूरा टाइम जितना वो काजी साहब बोलते हैं अगर उसको कैलकुलेट कर ले तो वो उसके मुकाबले में वकील जो पेश होने वाले हैं उनके पास अशरे अखीर भी नहीं बचता। यानी सर इंटरनल प्रेशर का ये इस्तीफा नतीजा है आपकी गुफ्तगू से लग रहा है? इंटरनल प्रेशर का, और जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए, ऐसे ही किया जाता है जब आप किसी यानी आप देखें ना, जो इनकी लड़ाई शुरू हुई थी बेसिकली सारा डी जनरेशन का प्रोसेस जो है ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर से शुरू हुआ था। और उस वक्त भी कहा गया था कि आप देखेंगे कि जिस तरह के जज उन्होंने अपॉइंट किया, अब इनके काजी साहब को डायरेक्ट चीफ जस्टिस उन्होंने लगाया था बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, और इसी तरह बहुत सारे जजेस जो उन्होंने लगाए, और आप देखेंगे कि वो आपस में दस्तों गिरेबां होते हुए नजर आएंगे। और यही हुआ कि हमने जजेस को दस्तों गिरेबां भी होते देखा, और यानी जिन्होंने उस वक्त रेफरेंस दायर करवाया था उन्होंने अपना काम कर दिया, रेफरेंस दायर हो गया, और उसके नतीजे में पीटीआई भी काबू आ गई, क्योंकि पीटीआई को बराह रास्त वो रेफरेंस का उनका तो कुछ कर नहीं सकते जो बाजवा का या जो कराने वाले थे, लेकिन बाकी कमजोर जो लोग होते हैं वो आवाम होते हैं या उनके नुमाइंदे होते हैं, तो उनके खिलाफ जो वो कर सकते हैं वो किए जा रहे हैं। और उसके बाद कहीं से भी अगर कोई रिलीफ की उन्हें रमक नजर आती है या उम्मीद नजर आती है कि वहां से मिल सकता है, उनके खिलाफ ये हालत की जा रही है। मैं कोई ये नहीं कहता कि ये जज जो खासतौर पर मुज़ाहिर नकवी जो थे वो बड़े ऑनेस्ट थे और इंटेग्रिटी वाले थे या जो भी था। मसला ये है कि यहाँ मामला इंटेग्रिटी का या अदरवाइज तो है नहीं, मामला तो ये है वफा का कि जो मर्जी से चलता है वो चाहे जो मर्जी करता रहे उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। हमने यहाँ काजी वो जो था
रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कितने साल चलता रहा, और आखिर में साकिब निसार साहब जो थे उन्होंने कहा जी कि मुझे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कासी के खिलाफ नहीं, कोई शवाहिद नहीं मिले। यानी ये, और जबकि खुद कासी कहता था कि जब अगर मेरे खिलाफ इसने कार्रवाई की तो मैं बरसरेआम बताऊंगा, और ये बात मैंने उस चीफ जस्टिस को भी कही थी कि काजी, इसका मतलब ये कि वो सही कह रहा है आपके खिलाफ ये सर यहाँ पर सूरत हाल आरिफ शोएब साहब ये है कि जो केसेस मियां नवाज शरीफ के खिलाफ चलते रहे उसमें मॉनिटरिंग जज थे, और नवाज शरीफ साहब ने लंदन में भी कहा एक दफा कि हम उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसले लिखे और मुतासिबाना फैसले लिखे। आज मरियम औरंगजेब साहबा की जो गुफ्तगू है और जो ट्विटर पर सोशल मीडिया पर जो नून लीग के रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि क्या कोई रेफरेंस दायर होने वाला था, इसलिए जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि 10 महीने बाद वैसे चीफ जस्टिस बनने वाले थे वो मुस्ताफी हो गए। देखिए, कोई रेफरेंस किसी जज के खिलाफ अदालती केस के सिलसिले में नहीं हो सकता। जो केस का फैसला वो करता है उस पर रेफरेंस नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि वो सेठ साहब जो थे उधर के अपना सेठ वकार पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने फैसला दिया था, और उस वक्त के जो वजीर कानून थे वो कह रहे थे कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने वाज़े तौर पर यह कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी जज को उसके केस जो में फैसले की बुनियाद पर उसके खिलाफ रेफरेंस नहीं दायर हो सकता। तो ये मामला ऐसा नहीं है। बात यह है कि अदरवाइज आप एक जज को एक साइड पे बिठा दे, उसको केसेस में, इंपॉर्टेंट केसेस में आप देखें ना, यही इल्जाम जो उस वक्त उस उमर अता बंदयाल पे था आज इन पे नहीं लगता कि सारे के सारे हम ख्याल जज जो जिनका पता है कि उनके व्यूज क्या है, वो फैसला क्या करेंगे, और उन्हें साथ बिठाया जाता और बाकी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और एक सीनियर प्यूरी जज जो है उन्होंने अपने व्यूज के एतबार से इतने क्लियर है कि उन्होंने कहा जी कि ये एक तो ह्यूमन राइट्स निकल आते हैं कहीं से, और कर लो जो करना है, ये मैं नहीं उठता, मैं मेरे पे एतराज करते हो तो करो। मतलब ये सारे के सारे एक तयशुदा मंसूबा जो है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है, और उससे ये होगा कि अगर तो सिर्फ इस मुल्क में नवाज शरीफ ने जिंदा रहना है और उसकी आमरीयत के साथ उसने जिंदा रहना है, और लोगों को मतलब उन्होंने इस तरह इंटिमिडेट करके जिंदा रहने पर मजबूर करना है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि हालात इस दिगर गु हो जाएंगे, क्योंकि अवाम तो इस तरह की चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, ये इस इस्तीफे पर आज जो तर्जुमान है नून लीग की मरियम औरंगजेब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि नवाज शरीफ आज तमाम मुकदमात से बाइज्जत बरी हो रहे हैं, साजिशी चेहरे आज अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं, ताकतों को अमानत समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, इख्तियारात को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, और उनके इस्तीफे देने की बात नहीं बनेगी, उनका एहतसाब हम अभी भी करेंगे। ये सर जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं नून लीग की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफों पर कि हम उनका एहतसाब करेंगे या हमारे पास एविडेंसेस मौजूद है, हम चेहरे बेनकाब करेंगे, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अभी भी केसेस एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आज वो उनके जो पार्टी के लोग हैं वो भी अदलिया से खाइफ हैं, नून लीग माजी की अदलिया से खाइफ थी। सर, क्या बहरान नहीं पैदा हो जाएगा मुल्क में? ये बहुत बड़ा बहरान पैदा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अदालतें अमली तौर पर खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट देखने को सुनने को सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये जो सूरत हाल वो जो कह रही है मरियम औरंगजेब या इस तरह के लोग जो तर्जमान है वो मुस्लिम लीग नून की, वो इसलिए ये बात कह रही है कि उनकी मर्जी के मुताबिक काजी साहब चल रहे हैं। यानी काजी साहब ये फरमाते हैं कि जनाब जो शख्स किसी को उठा लिया जाए और अगर वो बाहर आ जाए और पार्टी तब्दील कर ले तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में शिकायत अगर आप लेके जाए कि जनाब वो हमारे साथ लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दे रहा, तो वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो मैंने नहीं करना। हालांकि इलेक्शन कमीशन के काम के बरक्स जो वो खिलाफ वर्जी कर रहा होता है अपने ओहदे की, अपने मनसब की, उसके बारे में बताया जाता है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड। वो कहते हैं जी मुझे इलेक्शन कमीशन का काम ना सौंपे, मैं वो काम नहीं कर। यानी हर वो लॉजिक और हर वो मंतक जो मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई शख्स भी बाई करने के लिए तैयार नहीं है, वो कर रहे हैं। और मुझे तो यूं लगता है, यकीन माने कि मुस्लिम लीग को वाकई फख्र करना चाहिए, इसलिए कि अब सारा निजाम ही उनके हाथ में है। चीफ जस्टिस भी उनकी मर्जी का, जजेस जो है उनसे भी वो जो चाहे फैसले करवाए, हर चीज को वो प्रोडिक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ जो चाहे वो करते रहे। अब हम जाए जानना में कहाँ ह्यूमन राइट्स रह गए और कहाँ लोगों की आवाज रहेगी, सब कुछ ये उनके काबू में है। लेकिन
आवाज लोगों की जो है उसे दबाया नहीं जा सकता। ये तो या तो ये भागना पड़ेगा 8 फरवरी के इलेक्शन से, भले जो मर्जी कर ले, लेकिन ये है कि इन्हें इलेक्शन में अगर गए तो आप देखिए कि इनका अंजाम क्या होगा। और अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन बार वक्त नहीं होते तो फिर भी लोग जो है वो पूरे तौर पर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इस कदर इनकलाब की तरफ लोग बढ़ रहे हैं कि जिसका सोचा नहीं जा सकता आम हालात में। बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी मैं समझता हूं कि वो कुव्वतें जो वाकई पाकिस्तान से दिलचस्पी रखती है और पाकिस्तान को बचाने में दिलचस्पी रखती होने चाहिए कि वो एक पार्टी की ख्वाहिशात और एक शख्स की ख्वाहिशात की भेंट मुल्क को ना गिराए। ठीक, अब सर तहरीक इंसाफ की तरफ आपने इशारा किया। बैरिस्टर गौहर साहब का ये आज का स्टेटमेंट है कि हमें अदलिया पर एतमाद है, हमारे साथ इंसाफ होगा। और टिकटों के मामले पर बानी पीटीआई से इस वक्त चूंकि मुशावरत जारी है, अब इलेक्शन कमीशन को जो बैरिस्टर गौहर या तहरीक इंसाफ है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार दे रही है। और पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को जो वापस बल्ले का निशान मिलने का हुक्म मिला, इसको तो अपने लिए फतह करार दे रहे हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर और इलेक्शन कैंपेन के मामले पर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं इलेक्शन कमीशन मान रहा। दूसरी तरफ जो साइफर केस का आज ये फैसला आया है, 14 दिसंबर के बाद कार्रवाई कलअदम करार दी गई है, इससे क्या फायदा होगा सर बानी पीटीआई को कानूनी महाज पर? देखिए, बात यह है कि कार्रवाई कलअदम करार देने का मतलब यह है कि एक तो आपने लोगों को एक्सेस देनी है उस कोर्ट की तरफ। जितनी कार्रवाई होगी वो कैमरा में नहीं होगी, वो पब्लिकली होगी, सारी पब्लिक में होनी चाहिए, क्योंकि जो कैमरा में हुई कार्रवाई थी उसे उन्होंने कलअदम करार दे दिया। तो मैं ये समझता हूं कि इस लिहाज से तो ये साइफर केस के हवाले ये तो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स है। असल बड़ी डेवलपमेंट जो है जिसकी तरफ आपने पहले इशारा किया, वो बात यह है कि अब बैरिस्टर गौहर जिन्होंने अदलिया के पास जाना है तो वो यही कहेंगे कि जी हमें अदलिया से इंसाफ की तवक्को। अगर वो ये कहते हैं कि जी हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है तो जाते ही काजी साहब उन्हें 3 रुकनी बेंच में की सरबराही कर रहे हैं, वो कहेंगे जी भाग जाओ, कि यहाँ क्या लेने के लिए आए हो, तुम तो बाहर ये कह के आए हो। आप देखे ना कि अंदर उन्होंने बेइज्जती की सरदार लतीफ खोसा की, और सरदार लतीफ खोसा ने बाहर आकर जो प्रेस का वो जो बाहर आपको पता है हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में बाहर जो लोगों से बात होती है वो सब साफियों से, उसी के बारे में उन्होंने बाकायदा हवाला दे के कहा कि जनाब आपने तो बाहर तकरीर करनी होती है, बाहर तकरीरें करें। यानी मतलब ये है कि पहले ऐसा नहीं होता था, सबको पता था कि जब आप अंदर बात करते हैं जो कुछ होता है और आपके मनसब के कोई तकाजे, अदालत की इज्जत और वकार के कोई तकाजे और सीनियर वकला जो है वो आपके एहतराम में नहीं बोलते, नहीं आपसे इस तरह उलझते, लेकिन उन्हें ये हक तो पहुंचता है ना कि जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलें और लूज बॉल दें तो उसके बाद फिर उन्हें भी हक पहुंचता है कि वो इस पे कमेंट करें। इसीलिए वो लोग बाहर जाके तबसरा करते हैं। सर जिस समात का मैं सर ये आपसे कमेंट इस पर भी चाहूंगा, जिस समात का आपने जिक्र किया, लतीफ खोसा साहब तसल्ली बख्श जवाब तो नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन पर जितने इल्जामात थे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ को, जब उनसे पूछा गया तो ऐसा कोई जवाब तो नहीं वो दे पाए कि देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं तो अंदर था और सारी प्रोसीडिंग मैंने सुनी, जवाब देने ही नहीं देते थे। अच्छा। जवाब चीफ साहब उन्हें देने ही नहीं देते थे। एक सवाल वो एक बुनियादी बात जो थी उस वक्त, वो सफा 12 पे 24 तारीख का ऑर्डर था, 24 दिसंबर का, जिसको वो पढ़ना चाहते थे। और वो ऑर्डर जो था वो इसका था प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर का, पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर का। और उसमें उन्होंने वो सारे के सारे इल्जाम जो थे जो पीटीआई की तरफ से थे वो इनके अपने पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने लगाए हुए थे। और उसका कहना यह था कि अगर वो रिपोर्ट, और बाद में फिर बड़ी मुश्किल से वो रिपोर्ट जो थी सफा 12 जो था वो पता नहीं किस तरीके से उन्हें मौका मिला और उन्होंने पढ़ा, और मेरे खास साथी जज जो थे उन्होंने कोई थोड़ी सी मेहरबानी दिखाई। और मैं दाद देता हूं कि सरदार लतीफ खोसा अपने पांव पे जमे रहे। उसकी वजह यह है ना कि आप प्रोफेशनल वकील की मजबूरियों को समझने की कोशिश करें। उसने केस अपना हर सूरत में पेश करना होता है, और जब उससे मुखालिफ उसे मिल रहा होता है बेंच, तो उसके बावजूद उसने लड़ना नहीं होता। उसने कोशिश ये करनी होती है कि मैं अपना नुक्ता नजर जो है वो यहाँ बयान कर सकूं। यही सारी चीजें थी जो काजी साहब पे गोश गुजार की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं दे रहा कि उनके लगाए हुए, अब तो गवर्नमेंट तो वर्चुअली उनकी है, इलेक्शन कमीशन की है, क्योंकि जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो सारा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है।
और वो आईजी जो लोगों को पकड़ रहे हैं और उनके नुमाइंदों को जो वो जा रहे हैं अगवा करके और कागज उनके नामजदगी के कागजात फाड़ रहे हैं और तजवीज कुंदगान और ताइद कुंदगान को पकड़ रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, वो उनसे रोका नहीं जा रहा। वो इलेक्शन कमीशन उनसे रोक नहीं पा रहा और ना रोकने की तरफ कोई इशारा दे रहा है। तो ये सारी चीजें थी जो उन्होंने अपने उसमें लिखी हुई थी। लेकिन जब एक बेंच आपका इस तरह आपको करना चाहे तो आप कैसे बात कर सकते हैं? वही आप मुझसे पूछे बगैर आप उस दिन की कार्रवाई आज भी निकाले टीवी पे, जो कार्रवाई हुई थी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सरदार लतीफ खोसा को बोलने का मौका दिया गया या नहीं दिया गया। जब आप एक सवाल करते हैं और उसके बाद बंदा बात करने की कोशिश करता है तो आप कहते हैं ये क्या बात कर रहे हो, आप तकरीर कर रहे हो, आप फ्राक कर रहे हो। खुदा के वास्ते दुनिया में ऐसा नहीं होता। जज सुनता है, आप आराम से सुनने के बाद उसके बाद कहें कि नहीं जनाब ये आपका एग्रीमेंट सही बनता, इसको आइन इजाजत नहीं देता, कानून से मुतसादम है। आप तो बात ही नहीं करने दे रहे किसी को। तो ऐसी सूरत हाल में आपसे क्या तवक्को की जाए? अब सर तो बात यह है कि अगर ये मिला के इन्होंने ये किया कि अब बल्ले का निशान जो है उससे छीन दिया और इलेक्शन के ऊपर इस वक्त साए गहरे जो हैं वो मुंडला रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस इलेक्शन को शक की निगाह से देखा जा रहा है और जो मकसद है इस इलेक्शन को कराने का वो बिल्कुल फौत हो जाएगा। कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा और खुद मैं समझता हूं कि हमारी अदलिया का वकार बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इन्हें चाहिए कि थोड़ी बहुत इज्जत, आप देख रहे हो मुस्लिम लीग नून को तो इससे गर्ज नहीं है, खासतौर पर नवाज शरीफ को, उसकी बला से उसे तो जो ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ जर्नलों के खिलाफ जो गुफ्तगू कर चुका है सबके सामने, उसे तो कोई परवाह नहीं है। तो अब ये है कि उसे तो अपना इक़्तिदार चाहिए, अपने सारे माल मंतर जो है वो बचा हुआ चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की जरूरत है, हमें अब मुझे और आपको तो जरूरत है कि ये इदारे रहें, इन इदारों की इज्जत रहे, फौज की इज्जत रहे, अदलिया की इज्जत रहे, वकार कायम रहे, दुनिया की नजर में हमें एक बाइज्जत और जमहूरी कौम समझा जाए। अगर हमारा ये तासर कायम नहीं होगा, अदलिया की इज्जत नहीं होगी या हमारे इलेक्शंस को वकार की निगाह से नहीं देखा जाएगा तो हम किधर जाएंगे फिर? सर पीटीआई के हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बल्ले का इंतखाबी निशान मिल तो गया उन्हें वापस, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, या वहां से ये डिसीजन रिवर्स हो जाए, या ये डिसीजन अब फाइनल हो चुका है? हमने इस पर पहले भी बात की है, लेकिन ये अभी भी सवाल सोशल मीडिया पर लोग जानना चाह रहे हैं कि अब बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन छीनने का कोई ऑप्शन रखता है अपने पास, या तमाम दरवाजे उसके लिए बंद हो गए? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई रास्ता पहले दिन से ही नहीं था। जिस वक्त हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है उसके बाद उसका काम ही नहीं था कि वो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करता और लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है अपने मनसब से कई बार के आगे बढ़ के कदम उठा रहा है। आपको याद होगा कि 90 दिन वाले इलेक्शन में भी इसी ने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की थी और वो इलेक्शन करवाने के खिलाफ, अपने मनसब के खिलाफ, अपने यानी जो करना है काम, जो जिम्मेदारी है उसके खिलाफ किया था। और अब भी देखे ना, अकबर एस बाबर जो है वो आया है इलेक्शन कमीशन के पास, उसकी पिटीशन जो है इसे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आगे सुप्रीम हाई कोर्ट का काम है कि वो क्या फैसला करती है। इलेक्शन आज तक कभी आपने देखा था कि कोई डिप्टी कमिश्नर अपने फैसले को डिफेंड करने के लिए जाके अदालत से रजू करे, या कोई भी इदारा जो है? इसकी हैसियत तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की एक कमीशन की है ना, ये कुछ कोर्ट तो नहीं है। इसका तो काम इसी तरह ही है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी जब फैसला करती है तो फिर उसका फैसला जो है उसे चैलेंज करके अगला रास्ता तो उसके पास है। वो अपने फैसले को डिफेंड करने के लिए तो दुनिया में कभी मैंने नहीं देखा कि कोई इदारा जो है खुद जाए कि जी मैंने ये फैसला किया था और इसे आखिर दम तक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। आप तो अपना फैसला करके फक्त साफिशो हो जाते हैं। ये उल्टी गंगा यहाँ बह रही है कि यहाँ का इलेक्शन कमीशन जो है वो भागा फिर रहा है हर जगह ये कहने के लिए कि ये फैसला मैंने किया था और मैंने इन्हें इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम किया था, तो मेहरबानी करें इस फैसले को कायम रखा जाए। उनका क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, वो तो अपने आप को पार्टी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें कोई शक नहीं है कि वो एक मानदाना पार्टी है, एक दुश्मन पार्टी है जो पीटीआई को मैदान से बाहर निकालना चाहती है। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, माहिर कानून, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। सलमाना गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हम बात करें।
वेलकम बैक नाजरीन। आज जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो तवक्को की जा रही थी, बिल्कुल उस तवक्को के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है कि पेशावर हाई कोर्ट ने क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मनपसंद इंतखाबी निशान है बल्ला, वो उनको वापस किया है। और इस हवाले से अब क्या मजीद रुकावटें खड़ी होंगी 8 फरवरी के इलेक्शंस को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट में जो इस्तीफे आने का सिलसिला जारी है। आरिफ चौधरी साहब, माहिर कानून सलमान आबिद साहब, और हमें ज्वाइन किया है रिजवान रजी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं सर सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि बल्ले का निशान आखिर सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बन गई, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है, तौहीन अदालत का कभी उसको मुर्तकिब करार देते हैं, कभी अदलिया के साथ बात करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने आज भी इस हवाले से गुफ्तगू की है। सर, बल्ले का निशान इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है सर? ये आपकी बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आउट ऑफ वे जाके तो पीटीआई के खिलाफ दरखास्त लेके गया है। अगर इस पे अकबर एस बाबर साहब जाते तो उनका तो कोई लॉजिक समझ आता था। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। कल सुबह 9:30 उसकी समाअत मुकर्रर कर दी है। देखिए अब उसका क्या होता है। शायद इसका एक ये भी है कि इलेक्शन के आखिरी दिन तक पीटीआई को तजब्जुब का शिकार रखा जाए और वो अपने कैंडिडेट्स के बारे में या अपने इंतखाबी निशान के बारे में कोई फैसला ना कर पाए। आज हम 11 तारीख पे बैठे हैं, 13 आखिरी तारीख है किसी भी उम्मीदवार की तरफ से पार्टी का अथॉरिटी लेटर जमा करवाने की, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो वाला इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। तो अगर 13 तारीख को शाम को मिल भी जाता है तो मेरा मतलब है भागम भाग बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको जमा ना करवा पाए, तो ये भी तो एक डिसएडवांटेज होगा ना पीटीआई के लिए अगले इंतखाबात के हवाले से। तो उम्मीद करनी चाहिए कि कल ये मामला निपट जाए और वो अपना इंतखाबी निशान जो है वो ले पाए। सर, आप YouTube पर अपने बड़े अंदर की खबरें भी शेयर करते हैं। आज सर ये जो इस्तीफा आया है, गुज़श्ता रोज भी इस्तीफा आया है, इस हवाले से भी कोई खबर आपके पास है अंदर की? क्या नून लीग के पास कोई ऐसे एविडेंसेस मौजूद थे या प्रेशर नजर आ रहा था मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस को कि वो अपने ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 10 महीने बाद तो वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे? हाँ, बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट हुई है। लेकिन जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इनकी कन्वर्सेशन थी जब ये निगरान जज थे, तो इनकी और साकिब निसार साहब की और जो कि उस वक्त एफआईए जो जीआईटी थी उसके लोगों के दरमियान जो कन्वर्सेशन थी वो किसी के पास मौजूद थी, और वो नून लीग नहीं है बाय द वे। अगर उनके पास होती तो वो जारी कर चुके होते। तो लेकिन ये है कि इनके खिलाफ 2 रेफरेंसेस तैयार थे। मियां दाऊद साहब ने भी एक रेफरेंस किया था 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के हवाले से, वो भी फाइल हो गया था। फाइल हो जाने से कुछ नहीं होता, जब वो रेफर होता है किसी जज को सुप्रीम कोर्ट के ही और वो उस पर राय दे दे कि ये काबिल समाअत है, तो फिर वो टेकअप होता है। तो वो अभी काबिल समाअत होने के मामले पे नहीं पहुंचा था, लेकिन इंटीमेशन तो हो जाती है कि फलां जज के खिलाफ ये रेफरेंस आ गया है और फलां को रेफर हो गया है। तो ऐसी सूरत के अंदर एक ये भी इस राय का भी इजहार किया जा रहा है कि उन्होंने इस तरह के किसी मामले में पढ़ने की बजाय इज्जत बचा के निकल जाना मुनासिब ख्याल किया। लेकिन ये दोनों जो सूरतें हैं ये बहरहाल जो है अपनी जगह के ऊपर हैं। अब हम देखेंगे कल जब अदलिया जो है वो खुलती है, अदालतें खुलती हैं, तो उसमें क्या उसका रद्द अमल आता है। ठीक है सर, लेकिन अभी आलमी मीडिया पर भी सवालात उठने लग गए हैं। आज के जो केसेस अभी साबिक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही। माजी के केसेस में अभी जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने गुफ्तगू की है, जो तर्जुमान नून लीग की, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मजीद चेहरे बेनकाब होंगे। तो इस तरह के इस्तीफे, ये तो हमारे निज़ाम पर, अदालती निज़ाम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं? देखिए, एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसको हम प्रोजेक्ट इमरान खान कहते हैं। अगर हम इसको यूं देख लें कि उसकी वाइंडिंग अप शुरू हो गई है और उसके अंदर जो भी किरदार थे, अब ये जो दोनों जज साहिबान हैं, इनके नाम लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो स्टेजेस से नेम कॉलिंग करती रही है इनको बकायदा कि दे आर द रिस्पॉन्सिबल।
और वो दोनों रिजाइन करके चले गए हैं। और भी एक आध नाम है, वो अभी तक चूंकि रुकन है मोअज़्ज़ज़ अदलिया के, तो हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये 2-3 नाम जो थे, इनका इस तरह से जाना जो है वो बहुत मानी खेज है। इसका एक मतलब ये भी है कि वो जो था प्रोजेक्ट जो था उसकी वाइंडिंग अप शुरू हो गई है, और उसके तहत ये सारे लोग जो हैं वो अपने मुकामात से पीछे हट रहे हैं। वाइंडिंग अप से क्या मुराद? इलेक्शंस नहीं फ्री एंड फेयर होंगे 8 फरवरी को? देखिए, इलेक्शन तो होने जा रहे हैं। एक पार्टी ने तो अभी तय कर लिया हुआ है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। अब वो फ्री एंड फेयर हो भी जाए, मतलब उन्होंने तो ये भी कहा है ना कि अगर हमें 2/3 अक्सरियत भी मिल जाए तो वो भी धांधली होगी, क्योंकि हमारी तो मकबूलियत जो है वो 96% है। तो इसलिए इलेक्शन तो फेयर नहीं होने जा रहे उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक। बाकी जिनको इक़्तिदार मिलेगा, एज एन एनालिस्ट समझते हैं कि जो कागजात नामजदगी वाला सारा एपिसोड हुआ, या अब जो उनके कंसर्न्स हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही होंगे? क्या कागजात नामजदगी पे हुआ? ये एक बहुत बड़ा बयानिया घड़ा गया। मैं इस बयानिए को बाय करने को तैयार नहीं है। जो कागजात नामजदगी उनके रिटर्निंग ऑफिसर के लेवल पे मुस्तरद हुए थे या जिन पे एतराजात लगे थे, आप लाहौर में ही मिसाल ले लेना हमाद अजहर साहब की, वो मफरूर हैं। कौमी असम्बली के अंदर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए क्योंकि मफरूरी का ऑब्जेक्शन लग गया था। सूबाई के अंदर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, वो मंजूर हो गए जाके ट्रिब्यूनल के पास। तो 76% तो इनके पहले मरले के अंदर मंजूर हो गए थे ना। बाकी जो थे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मंजूर हो गए। तो बाहर कौन है बानी पीटीआई के अलावा इलेक्शन से? मतलब कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो जेल में है, लेकिन उनके कागजात मंजूर हो गए, वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। महमूद रशीद साहब के आखिरी में मुझे पता चला है कि वो उनके नहीं हो सके। तो बहुत कम लोग हैं जिनके नहीं हुए कागजात नामजदगी, और वो भी टेक्निकल रीजन की वजह से मुस्तरद हुए हैं। और इन्होंने खुद भी देखिए ना, एक हलके के अंदर से आप कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं और प्रपोजल स्कैंडर आप दूसरे हलके से ले रहे हैं। तो अगर मुखालफ इतराज कर देगा तो वो कागजात आरओ ने रिजेक्ट कर देने, क्योंकि वो टेक्निकल उसके अंदर फॉल्ट है। तो ट्रिब्यूनल मौजूद था, वहां पे जाके उनको रिलीफ मिल गया है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिस तरह इस मसले को उछाला गया है ना, उसी तरह ही आइंदा इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। बहुत शुक्रिया रिजवान रजीज साहब, सीनियर एनालिस्ट आरिफ और सलमान आबिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।